चलिए हम लोग पढ़ रहे थे इनफर्टिलिटी, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे इनफर्टिलिटी, ठीक। बाध्यता क्या है इसके बारे में कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इनफर्टिलिटी क्या है, और हमने आपको बताया था कि बहुत सारे रीजन होते हैं इनफर्टिलिटी के, जिसमें हमने आपको पढ़ा दिया था कि स्त्रियों में इनफर्टिलिटी के कौन कौन से रीजन, कौन कौन से कारण बन सकते हैं, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट रीजनों के का जिक्र किया गया था। उसमें एक लास्ट बचता क्या है इनफर्टिलिटी में, एंड्रो। हमने आपको बता दिया था कि ट्यूबल यानी कि नलिका बाध्यता बताया था ना, ट्यूबल इनफर्टिलिटी। फिलिपियन नलिका के में संरचनात्मक त्रुटि यानी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन अ फिलिपियन ट्यूब, ये तो बताया गया। इसमें फीमेल में आपको बताया गया कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन अ फिलिपियन ट्यूब, कि कुछ क्या हो जाता है फिलिपियन ट्यूब में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ जाता है, जिसके कारण भी इनफर्टिलिटी देखी जाती है। ये उसी के आगे टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। अगला है नंबर 3, नलिका बाध्यता। नलिका बाध्यता, क्लियर। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्यूबल इनफर्टिलिटी, ट्यूबल इनफर्टिलिटी, ट्यूबर इनफर्टिलिटी। तो नलिका बाध्यता क्या है, तो कह रहा है फिलिपियन नलिका के संक्रमण के कारण, फिलिपियन नलिका में संक्रमण के कारण, फिलिपियन नलिका में संक्रमण के कारण स्त्रियों में बाध्यता पाई जाती है। स्त्रियों में बाध्यता पाई जाती है, स्त्रियों में बाध्यता पाई जाती है। इसका मुख्य कारण पेल्विक प्रदोह रोग है। इसका मुख्य कारण पेल्विक प्रदोह रोग होता है। इसका मुख्य कारण पेल्विक प्रदोह रोग होता है तथा यौन जनित रोग कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है, क्लियर। जिसके फलस्वरूप निषेचन नहीं हो पाता, जिसके कारण निषेचन नहीं हो पाता, जिसके कारण निषेचन नहीं हो पाता।
चौथा है एंड्रोमेट्रियोसिस। क्या है? एंड्रोमेट्रियोसिस। एंड्रोमेट्रियोसिस। इस रोग में गर्भाशय के अंतः स्तर, इस रोग में गर्भाशय की अंतः स्तर यानी कि एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की अंतः स्तर एंडोमेट्रियम गर्भाशय के बाहर वृद्धि कर लेती है। गर्भाशय के बाहर वृद्धि कर लेती है। तो जब एंडोमेट्रियम गर्भाशय के बाहर आ जाएगी तो क्या होगा? जिसके कारण आर्तोकाल में, जिसके कारण आर्तोकाल में अधिक रक्तस्राव एवं अधिक पीड़ा होती है। ठीक, यह भी स्त्रियों में इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका फीमेल में इनफर्टिलिटी के रीजन कौन कौन से होते हैं। तो कह रहा है नलिका बाध्यता यानी कि ट्यूब्यूल इनफर्टिलिटी क्या है। तो फिलिपियन नलिका जरा देखिए, ये आपका क्या है? फिलिपियन नलिका है। ये है फीमेल का फिलिपियन ट्यूब। कह रहा है कि ये जो फिलिपियन ट्यूब है, फिलिपियन नलिका है, इसमें संक्रमण के कारण, इसमें किसी भी प्रकार का, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये जो संरचना है इसको कहते हैं क्या? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो इस फैलोपियन ट्यूब में क्या हो जाता है? किसी भी इन्फेक्शन के कारण, अब वो चाहे फंगस का इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, मीन्स की कह रहा है चाहे फंगस का इन्फेक्शन हो जाए और चाहे कोई भी क्या हो जाए, STD हो जाए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाए इसमें। ठीक, तो किसी भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण या किसी भी फंगल इन्फेक्शन के कारण अगर फैलोपियन ट्यूब क्या है, इन एनी रीजन, किसी कारण इसमें कोई संक्रमण हो जाता है तो उस संक्रमण के कारण भी यहाँ निषेचन नहीं हो पाता है। संक्रमण के कारण जो ओव्यूलेशन से निकल करके एग आया, उस एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में क्या है? इन्फेक्शन हो गया है। तो किसी फंजाई के द्वारा इन्फेक्शन हो गया या कोई क्या हो गया, STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया है, तब भी इस फैलोपियन ट्यूब में संक्रमण हो गया तो उसी संक्रमण के चलते इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। जरा देखिए क्या कह रहा है, फैलोपियन नलिका में संक्रमण के कारण स्त्रियों में बाध्यता पाई जाती है। यानी कि अगर फैलोपियन ट्यूब में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा तो वहां निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो जब निषेचन नहीं होगा तो क्या कहेंगे, इनफर्टिलिटी की कंडीशन आ जाएगी, तभी तो आएगी। इसका मुख्य कारण पेल्विक क्या होता है, पेल्विक प्रदोह होता है। इसका मुख्य कारण पेल्विक प्रदोह रोग होता है।
तथा यौन जनित रोग, यानी कि फैलोपियन नलिका में क्या हो जाए, पेल्विक प्रदोह रोग हो जाए या यौन जनित रोग एसटीडी के कारण क्या हो, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तब क्या होगा, इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है, जिसके कारण निषेचन नहीं हो पाता है। क्लियर इन द फीमेल। तो दो चीजों को याद रखना है कि इस फैलोपियन ट्यूब में कभी कभी पेल्विक प्रदोह नामक रोग हो जाता है या कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाती है, जिसके कारण फैलोपियन ट्यूब में संक्रमण बढ़ जाता है और उसी संक्रमण के कारण निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो यह भी एक रीजन होता है इन द फीमेल, किसका, इनफर्टिलिटी का। क्लियर टू ऑल। आगे चलते हैं। अगला है नंबर 4 एंड्रोमेट्रियोसिस। कह रहा है एंड्रोमेट्रियोसिस क्या है। तो एंड्रोमेट्रियोसिस देखिएगा, ये क्या है, गर्भाशय ग्रीवा है। ये क्या है, गर्भाशय ग्रीवा है। ठीक है, ये तो गर्भाशय की क्या है, आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है। ये क्या है, गर्भाशय की इनर लेयर है। यही इनर लेयर है ना, इनर लेयर, यानी कि गर्भाशय की इनर लेयर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहेंगे, एंडोमेट्रियम। तो जो गर्भाशय की एंड्रोमेट्रियम है, इस रोग में क्या होता है, कौन से रोग में, एंड्रोमेट्रियोसिस। यह एक ऐसा रोग है जो फीमेल में क्या होता है, जो गर्भाशय की एंड्रोमेट्रियम है वह क्या हो जा रही है, गर्भाशय के बाहर वृद्धि करने लगती है, यूटर के बाहर वृद्धि करने लगती है। तो जब एंड्रोमेट्रियम क्या करेगा, गर्भाशय के बाहर वृद्धि करेगा, तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग बहुत अधिक होगी और अधिक पीड़ा होगी। तो यह भी एक रीजन बन जाता है फीमेल में इनफर्टिलिटी का। क्या, एंड्रोमेट्रियोसिस। तो एंड्रोमेट्रियोसिस क्या है, वह रोग है जिसमें फीमेल में जो एंड्रोमेट्रियम होता है वो गर्भाशय से बाहर वृद्धि कर लेता है, जिसके कारण आवर्तकाल में अधिक रक्तस्राव और अधिक पीड़ा होती है। तो यह स्त्रियों के इनफर्टिलिटी का एक रीजन यह भी हो सकता है। क्लियर टू ऑल। तो फीमेल में जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसे और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, वो हमने आपको बता दिए कि बहुत जो इनफर्टिलिटी का रीजन फीमेल में देखा गया है वह यह भी, बहुत सारे रीजन इसके अलावा भी होते हैं। अब मान लीजिए कि किसी कंडीशन में एग तो क्या हो रहा है, एग का फॉर्मेशन, ओवुलेशन हो रहा है, ओवुलेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन फिम्बरी क्या कर रही है, एग को कैच नहीं कर पा रही है, तो इसको एम्पलरी अस्थमा जंक्शन पे नहीं ले जा पाएगी। तो वह भी एक रीजन इनफर्टिलिटी का होगा। एक रीजन यह भी होगा कि मान लीजिए कि एग सही है, एग की कंडीशन, फैलोपियन भी सही है, ठीक, इसमें भी कोई संक्रमण नहीं है, लेकिन यूटर जो गर्भाशय है उसमें कोई सिस्ट वगैरह है, ठीक। तो गर्भाशय में अगर कोई सिस्ट है तो वह भी क्या करेगा, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया नहीं कर पाएगा। तो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया नहीं कर पाएगा तो गर्भधारण हो ही नहीं रहा है, तो यह भी क्या होगा, इनफर्टिलिटी का एक रीजन होगा। तो बहुत सारे रीजन है फीमेल में इनफर्टिलिटी के। तो ये जाने रखिए आप कि फैलोपियन ठीक होना चाहिए, गर्भाशय ठीक होना चाहिए और ओव्यूलेशन से एग भी जो हो वो निकलने की प्रक्रिया में होना चाहिए और निकल करके एग को यहाँ आना भी चाहिए। अगर यहाँ नहीं आएगा एम्पलरी अस्थमा जंक्शन पे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल का उसे पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से फिट होना चाहिए, जिससे कि वह क्या कर सके, प्रेगनेंसी को धारण कर सके। अगर इसमें से किसी एक कारक में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इनफर्टिलिटी का रीजन बन सकता है, तो वहां पर सगर्भता नहीं हो पाएगी। तो फीमेल में बहुत सारी इनफर्टिलिटी देखी जा सकती है, जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने आपको यहाँ पर बता दी है। क्लियर टू ऑल। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है आपका पुरुषों में बाध्यता।
पुरुषों में बाध्यता। क्लियर? कहते हैं इनफर्टिलिटी इन मेल। इन मेल, ठीक है। तो पुरुषों में भी बहुत सारे होते हैं। पहला है शुक्राणुओं में एलर्जी। शुक्राणुओं में एलर्जी। शुक्राणुओं में एलर्जी, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्पर्म एलर्जी। स्पर्म एलर्जी, स्पर्म एलर्जी, ठीक है। कुछ स्त्रियों में शुक्राणुओं से एलर्जी भी पाई जाती है। कुछ स्त्रियों में शुक्राणुओं से एलर्जी भी पाई जाती है। कुछ स्त्रियों में शुक्राणुओं से एलर्जी भी पाई जाती है। इन स्त्रियों में शुक्राणुओं के लिए, इन स्त्रियों में शुक्राणुओं के लिए प्रतिरक्षी, शुक्राणुओं के लिए प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। एंटीबॉडीज का निर्माण होता है जो शुक्राणुओं को नष्ट करती है, जो शुक्राणुओं को नष्ट करती है। क्लियर? शुक्राणुओं को नष्ट करती है। अगला है पुरुषों में नलिका का बंद होना। दूसरा है पुरुषों में नलिका का बंद होना। पुरुषों में नलिका का बंद होना यानी कि ब्लॉकेज इन अ वास डिफरेंशिया। ब्लॉकेज इन अ वास डिफरेंशिया। ब्लॉकेज इन वास डिफरेंशिया। तो वास डिफरेंशिया एपिडिडाइटिस में किसी प्रकार की रुकावट, वास डिफरेंशिया या एपिडिडाइमिस, इसको कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? अधिवृषण। क्या कहते हैं? अधिवृषण में किसी भी प्रकार के अवरोध के कारण पुरुषों में इनफेर्टिलिटी देखी
देखी जाती। क्लियर। तीसरा, यौन जनित रोगों के द्वारा, यौन जनित रोग भी पुरुषों में इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है, होता है। जैसे गोनेरिया, आदि। क्लियर। गोनेरिया आदि। अगला, शुक्राणुओं की संख्या में कमी, शुक्राणुओं की संख्या में कमी, शुक्राणुओं की संख्या में कमी, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, गतिशीलता में कमी, शुक्राणुओं का अनियमित आकार, कामा करके लिखिएगा, शुक्राणुओं का अनियमित आकार, शुक्राणुओं का अनियमित आकार, शुक्राणुओं का क्षीण होना भी, तथा शुक्राणुओं का क्षीण होना भी पुरुषों में इनफर्टिलिटी को प्रदर्शित करता है, इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। क्लियर। तो ये हो गया मेल में इनफर्टिलिटी के क्या क्या रीजन है। एक तो कह रहा है कि सबसे पहली चीज देखिए कि इनफर्टिलिटी इन मेल, केवल फीमेल में, स्त्रियों में ही क्या होता है, बांझपन नहीं पाया जाता है। ऐसा भारत में माना जाता है, लोग ऐसा मानते हैं कि अगर किसी के यहाँ संतान नहीं हो रही है तो हमेशा स्त्रियों को दोषी माना जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल स्त्रियों में इनफर्टिलिटी देखी जाएगी, पुरुषों में भी इनफर्टिलिटी देखी जाती है। तो पुरुषों में कौन कौन सी इनफर्टिलिटी है, पहले देखिए शुक्राणुओं में एलर्जी, यानी कि स्पर्म एलर्जी की बात होगी। कुछ स्त्रियों में शुक्राणु से एलर्जी हो जाता है, कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जिनमें कि शुक्राणु से एलर्जी पाई जाती है। अगर उनके क्या होगा, बॉडी में स्पर्म जाएगा तो उससे उनको क्या है, एलर्जी है। तो उन स्त्रियों में शुक्राणु के लिए क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनको शुक्राणुओं से एलर्जी होती है। तो जिन स्त्रियों में शुक्राणुओं से एलर्जी होगी तो जब क्या होगा, शुक्राणु जेनाइटल एरिया के द्वारा उनकी बॉडी में, यूटर में, फैलोपियन ट्यूब में इंटर करेगा, तब उन शुक्राणुओं के अगेंस्ट क्या होगा, जैसे आप समझिएगा कि यही तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, यही है। अब इस रास्ते से क्या होगा, स्पर्म आगे की तरफ बढ़ेगा। तो मान लीजिए या फीमेल ऐसी है कि जिसे स्पर्म से एलर्जी है, तो जब वह स्पर्म क्या होगा, इसकी बॉडी में इंटर करेगा, यानी कि वीर्य सेचन की अभिक्रिया के बाद, सेमिनेशन की अभिक्रिया के बाद जब स्पर्म इसकी बॉडी में इंटर किया, ठीक है, यानी कि यूटर में जो है वेजाइनल ट्रैक से गया और उसके बाद फिलिपियन में तो जाता ही है। तो यहाँ जो इस रीजन में पहुंचेगा जैसे ही, तो इस फीमेल की बॉडी में क्या होगा, प्रतिरक्षी का फॉर्मेशन होगा, यानी कि इस स्पर्म के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी।
और वह एंटीबॉडी क्या कर देगा, इन सारे के सारे स्पर्मों को किल कर देगा। तो एक रीजन यह भी होता है इनफर्टिलिटी। समझ रहे हैं ना। तो क्या करा, शुक्राणुओं को नष्ट कर देता है। तो अब जब शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे तो अंडाणु भले वहां पर है तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। दूसरी चीज कह रहा है कि पुरुषों में क्या होता है, नलिका का बंद होना, यानी कि ब्लॉकेज इन अ वास डिफरेंशिया। तो वास डिफरेंशिया या एपिडिडाइडमिस यानी कि अधिविष्ण में किसी भी प्रकार के अवरोध के कारण पुरुषों में इनफर्टिलिटी देखी जाती है। यानी यह क्या है, ये है टेस्टिस, और इसी टेस्टिस से क्या निकल रहा है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर ये कंपार्टमेंट है, देख रहे हैं ना, और इस कंपार्टमेंट में क्या है, एसटी है। तो जब क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी तो स्पर्म यहाँ पर आएंगे और ये भाग क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आर्टी रेटी टेस्टिस। ये भाग क्या कहलाएगा, वास डिफरेंशिया, और ये भाग क्या कहलाएगा, एपिडिडाइडमिस। क्या कहलाएगा, एपिडिडाइडमिस। यह भाग क्या कहलाएगा, वास डिफरेंशिया। तो कह रहा है कि अब स्पर्म निकलने का यही तो रीजन मार्ग है। यानी स्पर्म क्या होता है, बाय द रेटी टेस्टिस वास डिफरेंशिया में जाता है, और वास डिफरेंशिया के द्वारा क्या करता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया में जाता है। तो भैया जब यही मार्ग में इसके लिए अवरोध उत्पन्न हो गया, वास डिफरेंशिया में कोई अवरोध आ गया, तो यह स्पर्म क्या होगा, यह जो स्पर्म है वह आगे की तरफ नहीं जा पाएगा। तो जब आगे की तरफ नहीं जा पाएगा तो अंडाणु से मिलना नहीं होगा इसका, तो उस कंडीशन में निषेचन भी नहीं होगा। क्लियर टू ऑल। सोई गो भैया, सन्नी देवल जाग जो बाबू। तो यहाँ क्या कह रहा है कि क्या हो जाता है, ब्लॉकेज इन वास डिफरेंशिया। क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो अगर वास डिफरेंशिया या एपिडिडाइडमिस में कोई ब्लॉकेज आ जाती है तो उस कंडीशन में जो स्पर्म है वो आगे की तरफ नहीं जा पाता है, जिसके कारण अंडाणु से उसका संकेन नहीं हो पाता है। तो यह भी पुरुषों में इनफर्टिलिटी का एक रीजन कारण बनता है। अगला पॉइंट देख लीजिए, यौन जनित रोगों यानी कि यौन जनित रोग भी इन पुरुषों में इनफर्टिलिटी का कारण होता है। पुरुषों में यौन जनित रोग क्या होता है, जैसे लाइक गोनेरिया, और भी रोग हैं, ठीक है ना, बहुत सारे रोग और भी होते हैं जिसके कारण क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। तो उसी के कारण जो है इनफर्टिलिटी का वह भी एक कारण हो सकता है। तो पुरुषों में एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण भी इनफर्टिलिटी देखी जा सकती है। यह भी याद रखिए, शुक्राणुओं की संख्या में कमी और शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, ये चीज हम आपको बता चुके हैं। अगर स्पर्म की संख्या में कमी होगी, मतलब 6 करोड़ से 1 क्वेटेज ऑफ द सीमेन, अगर 1 क्वेटेज सीमेन में 6 करोड़ से कम शुक्राणु होंगे तो वह अंडाणुओं का निषेचन नहीं कर पाएंगे। ठीक, दूसरी चीज कह रहा है कि शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, अगर वह क्या होंगे, एग्रेसिव मोटिलिटी में नहीं होंगे, तब भी वह निषेचन नहीं कर पाएंगे। शुक्राणुओं का अनियमित आकार, अगर शेप एंड साइज नॉर्मल नहीं होगा, अनियमित डिफरेंट आकार के होने लगेंगे, तब भी वह निषेचन नहीं कर पाएंगे। ठीक, तथा शुक्राणुओं का क्षीण होना, वीक हो जाना, कमजोर हो जाना, तो जब कमजोर हो जाएंगे तब भी वह निषेचन नहीं कर पाएंगे। तो यह भी एक रीजन होता है पुरुषों में इनफर्टिलिटी का। अब मान लीजिए कि इसी प्रकार का रीजन किसी पुरुष में या किसी स्त्री में कोई दाम्पत्य है, जो क्या है, कोई दाम्पत्य ऐसा है, एक कपल ऐसा है जिसकी शादी हो गई, ठीक, शादी होने के बाद वो कपल कहलाए। तो इस शादी होने के 1 वर्ष तक उन्होंने सेक्सुअल इंटरक्रॉस की प्रक्रिया किया, लेकिन कब है, उनके कोनो संतान नहीं हुई। तो अगर उनके कोई संतान नहीं हुई तो वो क्या कहलाएंगे, इनफर्टिलिटी कहलाएंगे। अब इस इनफर्टिलिटी का निदान है, तो अब इस निदान को बहुत सारे केंद्र खुले हुए हैं, सरकारी और गैर सरकारी संस्था खुला हुआ है। आपने देखा होगा IVF लिखा होता है ना, कि निसंतान दाम्पत्य यहाँ पर संपर्क करें।
जब हॉस्पिटल पर जाएंगे तो ऐसे हॉस्पिटल आपको मिलेंगे जो क्या क्या करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराते हैं। तो उनको जरूरत है, किनको, ऐसे दाम्पत्य जिनकी शादी हो गई है और 1 वर्ष तक उनको कोई संतान नहीं हुई है, तब वह क्या कर सकते हैं, इसके निदान के बारे में हॉस्पिटल में जाके परीक्षण करा सकते हैं कि क्या है, प्रॉब्लम किस स्टेज पर है, कौन सी प्रॉब्लम है, पुरुषों में प्रॉब्लम है या मेल में प्रॉब्लम है या फीमेल में प्रॉब्लम है। तो दोनों का परीक्षण किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसे बाय द मेडिसिन ठीक किया जाएगा, और अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसके लिए सहायक जनन प्रौद्योगिकी विधियों का उपयोग किया जाता है और करके ऐसे दाम्पत्यों को संतान उत्पन्न कराया जाता है। क्लियर? उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक आता है टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आप जानिए कि जब इसका निदान करेंगे तो हम निदान में स्टेप देखेंगे कि किस पद पे समस्या है, मेल में समस्या है, फीमेल में समस्या है, ठीक, या दोनों में समस्या है, या भी हम देखेंगे कौन सी प्रॉब्लम है। तो उसी आधार पर जो है हम उसका इलाज करते, मतलब हम नहीं करते हैं, डॉक्टर उसी आधार पे उसका क्या ना नहीं जान लो क्या हम करते हैं, तो उसी आधार पे डॉक्टर क्या करता है, उसका इलाज करता है। ये भैया मनीष इतनी यहाँ मन लगाई लो। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अब इसका निदान क्या है, यानी कि जो इनफर्टिलिटी है उस इनफर्टिलिटी का निदान कैसे करेंगे। चलिए देख लेते हैं। आइए निदान ही कर दें इसका। निदान तो अनेक बंध दाम्पत्य की जांच, की जांच, अनेक बंध दाम्पत्यों की जांच व उपचार कर उन्हें संतान उत्पन्न करने एवं उपचार कर उन्हें संतान उत्पन्न करने योग्य बनाया जा सकता है, करने योग्य बनाया जा सकता है, संतान उत्पन्न करने योग्य बनाया जा सकता है। इसके लिए अनेक सरकारी व निजी, इसके लिए अनेक सरकारी व निजी, अनेक सरकारी व निजी बाध्यता क्लिनिक, अनेक सरकारी व निजी बाध्यता क्लिनिक, विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयां, विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयां, विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयां उपलब्ध हैं जो नैदानिक जांच करके ये बताती हैं, जांच करके ये बताती हैं कि जांच करके ये बताती हैं कि बाधा प्रजनन के किस पद पर आ रही, बाधा प्रजनन
के किस पद पर आ रही है, बाधा प्रजनन के किस पद पर आ रही है और इस बाधा को किस विधि द्वारा और इस बाधा को किस विधि द्वारा समाप्त किया जा सकता है और इस बाधा को किस विधि द्वारा समाप्त किया जा सकता है अथवा संतान प्राप्त करने के लिए संतान प्राप्त करने के लिए क्या अन्य उपाय किए जा सकते हैं, क्या अन्य उपाय किए जा सकते हैं। क्लियर। बाध्यता की जांच तब आवश्यक हो जाती है, बाध्यता की जांच तब आवश्यक हो जाती है, बाध्यता की जांच तब आवश्यक हो जाती है जब किसी दाम्पत्य को 1 वर्ष से अधिक, जब किसी दाम्पत्य को 1 वर्ष से अधिक, जब किसी दाम्पत्य को 1 वर्ष से अधिक समय तक नियमित सहवास करने के बाद भी गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। इसके लिए स्त्री व पुरुष दोनों की भौतिक जांच, इसके लिए स्त्री व पुरुष दोनों की भौतिक जांच, स्त्री या पुरुष की दोनों की भौतिक जांच, वीर्य की जांच, वीर्य की जांच और लैप्रोस्कोपिक जांच, लैप्रोस्कोपिक जांच, स्कोपिक जांच आदि की सहायता ली जाती है, आदि की सहायता ली जाती है। यदि कोई दोष पाया जाता है, यदि कोई दोष पाया जाता है, यदि कोई दोष पाया जाता है तो विशेष तकनीकी द्वारा, उन बाध्य दाम्पत्यों, विशेष तकनीकी द्वारा उन बाध्य दंपतियों को संतान उत्पन्न करने में सहायता की जाती है।
बाध्य दंपतियों को संतान उत्पन्न करने में सहायता की जाती। क्लियर? जरा देख लीजिए, निदान की बात करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है अनेक दाम्पत्य, ठीक, यानी कि जो इनफर्टिलिटी है, जो कोई अगर दाम्पत्य ऐसा है जो इनफर्टिलिटी से पीड़ित है तो उसका निदान कर रहे हैं। तो अनेक दाम्पत्य की जांच व उपचार करके उन्हें संतान उत्पन्न के कारण पुरुष कह रहा है क्या, उत्पन्न करने योग्य बनाया जाता है। कह रहा है उत्पन्न करने योग्य बनाया जा सकता है। इसके लिए अनेक सरकारी व निजी बाध्यता क्लिनिक, विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयां जो नैदानिक जांच करके ये बताती हैं कि बाधा प्रजनन के किस पद पर आ रही है। हमने आपसे कहा ना कि अनेक बाध्य दाम्पत्य की जांच और उपचार करके जो लोग क्या है, जो निसंतान है, जो निसंतान है, जिनकी संतानें नहीं हुई, तो कह रहा है एक चीज अभी हमने आपको बताया ना कि ऐसे लोग जिनकी शादी हो गई और शादी के 1 वर्ष तक उन्होंने कंटिन्यू क्या सेक्सुअल इंटरक्रॉस की प्रक्रिया की, लेकिन उसके बाद भी गर्भधारण नहीं हुआ, तो उनका जांच अति आवश्यक हो जाता है। और जांच करके यानी कि जो दाम्पत्य ऐसे हैं जो संतान विहीन हैं, जिनके पास संतान नहीं है, उन दाम्पत्यों का क्या किया जा सकता है, जांच और उपचार, यानी कि जांच और उपचार करके उन्हें संतान पैदा करने योग्य बनाया जा सकता है। इसके लिए अनेक सरकारी व निजी बाध्यता क्लिनिक या विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयां जो नैदानिक जांच करके क्या करती हैं, यह बताती हैं कि बाधा प्रजनन के किस पद पे आ रही है। तो जब उनका जांच करेंगे, जांच करने के बाद ये पता लग जाएगा ना कि जो इनफर्टिलिटी का रीजन है, कारण बन रहा है, वो किस स्टेज पर आ रहा है। तो जब वो पता लग जाएगा तो इस बाधा को किस विधि द्वारा समाप्त किया जा सकता है अथवा संतान प्राप्त करने के लिए क्या अन्य उपाय किए जा सकते हैं। यानी कि डॉक्टर ये जान लेगा कि यह जो बीमारी है, जो इनफर्टिलिटी है, एक डिजीज है, वह किस स्टेज पर आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो जब वो जान लेगा तो उसका उपचार कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो वही कह रहा है कि और इस बाधा को किस विधि के द्वारा समाप्त किया जा सकता है अथवा संतान प्राप्त करने के लिए अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं। अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं। बाध्यता की जांच तब आवश्यक हो जाती है जब किसी दाम्पत्य को 1 वर्ष से अधिक समय तक नियमित सहवास करने के बाद भी गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। अगर कोई दाम्पत्य ऐसा है कि 1 वर्ष तक उसके संतानें नहीं हो पा रही हैं या 1 से 2 वर्ष हो गया संतानें नहीं हो रही हैं, तब उसकी जांच अति आवश्यक हो जाती है। इसके लिए स्त्री व पुरुष दोनों की भौतिक जांच की जाती है। ठीक, मेल का भी और फीमेल का फिजिकल चेकअप किया जाता है। उसके साथ साथ सीमेन की भी जांच होती है। सीमेन की जांच होती है कि क्या स्पर्म पूरी संख्या में है या नहीं है, क्या जो स्पर्मों की संख्या है उस स्पर्म में क्या है 60% का शेप एंड साइज नॉर्मल है या नहीं है। ठीक, यह भी देखा जाता है कि क्या 40% उसमें गतिशील है या नहीं है। यह भी देखा जाता है कि कहीं सीमेन बहुत हल्का तो नहीं है, पतला तो नहीं है। यह भी देखा जाता है कि क्या इस सीमेन के अंदर स्पर्म ही नहीं है, ऐसा भी तो नहीं है कि सीमेन के अंदर स्पर्म ही ना हो। तो ये सारी जांच जो है वो सीमेन की जांच की जाती है और इसके साथ साथ लैप्रोस्कोपिक जांच भी की जाती है, आदि की सहायता ली जाती है। यानी कि बहुत सारी जांच करके और यह पता लगा लिया जाता है कि इनफर्टिलिटी कहाँ हो रही है, पुरुष में है कि स्त्री में हो रही है।
तो जिसमें होगी उसका इलाज कर दिया जाता है। ठीक, तो यदि कोई दोष पाया जाता है तो विशेष तकनीक द्वारा उन बद्ध दाम्पत्यों को संतान उत्पन्न करने की सहायता की जाती है। यदि इस कंडीशन में कोई भी दोष पाया जाता है तो जो वहां पर इनफर्टाइल क्या है, कपल हैं, तो उसको जांच करके और तकनीक के द्वारा उनको संतान उत्पन्न करने में सहायता की जाती है। तो वह कौन सी तकनीक है जिसके द्वारा जो क्या है, इनफर्टाइल कपल हैं, उनको संतान उत्पन्न करने में सहायता दी जाती है। अब अगले टॉपिक में हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं और वह है क्या, कौन सी विधि है? हमने आपको बताया था सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, ऐसे कपल जो निःसंतान हैं, जिनमें ऐसी समस्याएं हैं कि उनके द्वारा जो है संतान नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, सहायक जनन प्रौद्योगिकी विधियों के द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं, जिसमें एक परखनली शिशु भी आता है, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी भी आता है, और सरोगेट मदर भी आती है। सरोगेट मदर माने समझत हो कि मान लीजिए कोई फीमेल है, एग उसका बन रहा है, फिलिपियन उसका ठीक है, लेकिन गर्भाशय उसका ठीक नहीं है। गर्भाशय ऐसा है जो गर्भधारण नहीं कर सकता है, तो इस मदर का बाइजा इंजेक्शन क्या करेंगे, क्या कहते हैं, अंडाणु निकाल लेंगे और निकाल करके एक डोनर, यानी कि जो क्या होगी, दूसरी बी पार्टी होगी, उस बी पार्टी में अब देखिए इस मदर का अंडाणु निकालेंगे, फिर इसके फादर पिता का क्या होगा, स्पर्म लेंगे, दोनों को लैब में फर्टिलाइज करा देंगे और फर्टिलाइज करा करके बी पार्टी में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो जो दूसरी बी पार्टी होगी, यानी कि दूसरी फीमेल होगी, वो कहलाएगी सरोगेट मदर। ठीक, तो इस कंडीशन में अप्लाई किया जाता है, या फिर इसी में अप्लाई किया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी भी इस जनन प्रौद्योगिकी में अप्लाई किया जाता है, उन लोगों के लिए है जो लोग निःसंतान हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग कब करेंगे, कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए, बाय।